नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, आपका मैथ और रीजनिंग के करे थे क्वेश्चन। तो आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग की रिवीजन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और आपको बहुत अच्छी मदद मिले इस सीरीज से। तो आज की क्लास आपकी, आज की सीरीज की आपकी ये 5th क्लास है। आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, मिक्स मैथ के रीजनिंग के कंसेप्ट वाइज करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कैसे आपको क्वेश्चन को करना है सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की आपकी क्लास की, और पढ़िए आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, 64% की छूट देने के बाद एक पानी कूलर का मूल्य कितना हो जाता है, इतना है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो पानी के कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 64% द वैल्यू ऑफ ए कूलर इज इतनी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो शॉपकीपर कितना गेन करेगा, 20% गेन करेगा। यानी 64% डिस्काउंट देने के बाद कितनी वैल्यू बनी है हमारी, इतनी बनी है कूलर की वैल्यू। यानी अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो वैल्यू कितनी होगी, 100%। मार्केट प्राइस कितना होता है हमारा, 100%। अब उसमें क्या है, डिस्काउंट दे दिया उसने, क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। यानी क्या किया है, 64% का डिस्काउंट दे दिया है, तो माइनस करेंगे 64। तो अब हमारा कितना आया, 36%। तो अब ये जो 36% है हमारा, ये वैल्यू क्या किया है उसने, सेल किया यानी बेची है। तो ये हमारे क्या है, ये उसका मूल्य है। यानी जो 36% की वैल्यू है वो क्या है, 6480 रुपये। ये 36% की वैल्यू है। तो हम टोटल 100% की वैल्यू निकाल लें, कितनी होगी, 36 की ये है तो हमारी 100 की क्या होगी, तो जितने की वैल्यू उससे डिवाइड 36 से, और जितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। दोनों प्रतिशत में है, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा। देखो 36 से 6 से काट लो, 6 से 6 पे, और 9 से काट लेते वैसे तो, चलो 6 से काट लो, 6 कम 6 जीरो 8 जीरो। अब फिर से 6 से काट लो, 6 कम 6 8 जीरो। तो ये क्या आ गया, 18,000 रुपये। ये उसने क्या किया है, ये डिस्काउंट के बाद उसने प्राइस रखा है। यानी ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब उसने, दुकानदार ने क्या किया, 20% का लाभ होता अगर छूट नहीं दी जाती। तो छूट दी नहीं है ना, क्योंकि हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। तो अब छूट कहाँ रह गई, छूट तो खत्म हो गई। तो इसका मतलब अब उसने एक 20% का क्या कर लिया, इस पे लाभ प्राप्त कर लिया है। यानी ये 18,000 रुपये है हमारी, उस पे 20% का लाभ, यानी 100% पे 20% का लाभ कितने की वैल्यू होगी, 120 की वैल्यू होगी। और निकालना क्या हमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, पानी के कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और अपने आप में कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100%। तो प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट जाएगा, जीरो से जीरो, 12 से काट लो, 12 एक 12 6 जीरो 12, 150 पे, तो क्या आ गया, 15,000 रुपये हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। एक तो आप ये बेसिक से कर लो, और एक इसमें आप क्या लगा सकते हो, सीरीज मेथड लगा सकते हो। देखो कैसे, दोबारा से देखिए इसको। उसने कहा, बी आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 64%, द वैल्यू ऑफ कूलर इज इतनी। यानी 100% की वैल्यू थी, उस पर क्या किया, 64% का डिस्काउंट दे दिया। यानी जो 6,480 है, अब 64% का डिस्काउंट दे दिया 100 पे, तो कितने की वैल्यू बच गई, 36 की वैल्यू बच गई। और निकालनी कितने की है हमें, 100 की वैल्यू। अब ये 100 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टोटल वैल्यू जो उसने कूलर की रखी है। यानी कोई भी खरीदेगा इतने की वैल्यू पे खरीदेगा इसको, इतने की वैल्यू पे खरीदेगा। अब ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब उसी पे क्या किया है उसने, 20% का क्या किया है, गेन किया है। यानी अब ये 120 की वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, 100%। यानी मैं कहूँ मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ रखी है, उस पर उसे 120 का बेच दिया, तो हमारा कितने का गेन हुआ, 20% का ही तो हुआ। तो ये है ये कंसेप्ट। तो अब कर लो, अब भी वही बात है, ऐसे 9 से गया, ऐसे ही काट लो, सेम ही आंसर आएगा इसका, 15,000 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका। एक सेकंड।
इफ ए 3 इज ए कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी किसी भी इक्वेशन का कोई रूट गिवन दे दे, आपको रूट दे दे, मैंने दिया रूट 5 इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मैंने क्या दे दिया, रूट 5 क्या दे दिया, इसका रूट है इस इक्वेशन का। तो बस x की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे, उसी रूट की वैल्यू रख देंगे, बस यही करना है इसमें। कभी भी रूट दे दे तो जितने की जो भी रूट दिया है वो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे। अब उसने कहा है यदि 3 द्विघात समीकरणों का क्या है, एक उभयनिष्ठ यानी रूट है, तो कॉमन रूट है यानी दोनों में क्या है, 3 कॉमन रूट आया है, तो p और q की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब रूट की वैल्यू क्या है 3, तो x की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स यानी 3 प्लस p इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 8 3 ज़ा 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। 9 में से 24 गए, आपका कितना आ जाएगा 15, माइनस का 15 आएगा क्योंकि माइनस का 24 बड़ा है, और दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा 15। तो ये तो आ गई आपकी p की वैल्यू। ऐसे सिमिलरली आप इसमें रख लो, इस इक्वेशन में 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 ज़ा 12 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 12 और 9 21, 21 प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 21। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, दोनों को प्लस कर दो, 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 में से 21 गए हमारा माइनस का 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी। उम्मीद है ये पता लग गया होगा आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहां भी रूट दिया है, जितना भी वैल्यू दी है रूट की, आपको वो रूट की वैल्यू x की जगह पुट करनी है और आपको आंसर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसका, इफ द मोड ऑफ द डाटा सेट एक्सीड्स इट्स मीन बाय दिस देन द मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय। अब ये समझ नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या करना है। यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, यानी मोड जो है वो मीन से क्या है इतना अधिक है, मतलब 17.7 क्या है अधिक है, ये यहां तक पता लग गया। अब इससे जो हमने पढ़ा है इससे ये पता लग गया हमें। तो माध्यिका से कितना अधिक होगा, वही बहुलक, वही मोड क्या है, वही मोड मीडियन से, एक सेकंड, वही मोड क्या है मीडियन से कितना अधिक होगा, मीडियन से कितना अधिक होगा वो पूछ रखा है, तो वो भी निकाल लेंगे। क्या निकालना है, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर किसी बच्चे को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पता है तो देखिए क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोड जो होता है हमारा वो क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के क्या होता है हमारा बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसी को क्या कहते हैं हमारा, ये हमारा क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन ये बन रही, मीन को हम क्या पुट कर लेते हैं x, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, मोड हमारा क्या आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं। अगर मीन को मैं x पुट कर लूं तो मोड हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 17.7, तो मोड की ये वैल्यू है, यही वैल्यू मैं मोड की यहाँ रख देता हूँ, x प्लस 17.7 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन को क्या रखा है x, तो ये माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस x 3x 17.7 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब ये जो मीडियन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या ये मल्टीप्लाई है 3, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड में, तो यहां से मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 5 3 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 3 5.9 आ गया कॉमन, और नीचे क्या आ गया 3 से 3 कट गया, तो मीडियन क्या आ गया हमारा x प्लस 5.9, तो मीडियन ये आ गया, क्या आ गया ये मीडियन ये आ गया। तो अब इन दोनों में से क्या निकालना है, क्या पूछ रखा है भी जो बहुलक है वो मीडियन से कितना अधिक है, तो दोनों को माइनस कर दो। मैं कहूँ मेरे पास तेरे से 10 रुपये अधिक है, तो क्या दोनों को हमारे पैसों को जब माइनस करेंगे तो मेरे 10 रुपये क्या निकलेंगे ज़्यादा निकलेंगे, तो यही तो पूछ रखा है। तो मोड में से क्या कर दो मीडियन को माइनस कर दो। अब मोड हमारा क्या था x प्लस 17.7,
और माइनस x माइनस 5.9, x से x कट गया, 17.7 में से 5.9 निकाल दो, 17 में से 9 गए 8 और 16 में से 5 गए, कितना हो जाएगा हमारा 11.8 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग गया होगा। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा। तो करते हैं अभी इसका अगला क्वेश्चन। ये तो आपको आ गया होगा क्वेश्चन, सिंपल सा ही था। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 840 रुपीज एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 840 हो जाएगी। यानी किस धनराशि पर, यानी क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल पूछ रखा है। क्या प्रिंसिपल भी, कितनी धनराशि देनी होगी, कितनी धनराशि है वो जिस पे जो हमें ब्याज है ना वो 840 हो जाएगा। किस धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 840 हो जाएगा। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 840, प्रिंसिपल पूछ रखा है अमाउंट टू बी 840। यानी ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है भैया जी, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। देखो किस धनराशि पे, मैंने भी गलती कर दी थोड़ी सी देखने में, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल पूछ रखा है पर क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है। यानी क्या दे रखा है, राशि हो जाएगी 840 कंप्लीट पूरी राशि। यानी ये क्या है हमारा, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट, कितना 840 रुपीज। और मैं अगर अमाउंट की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है। अब इसके दो मेथड हैं करने के, एक तो हमारा क्या है बेसिक मेथड, एक तो क्या है बेसिक मेथड, बेसिक मेथड से होगा एक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं हम, जिसे हम क्या कहेंगे 2x मेथड, यानी 2 सेकंड में कर देंगे इसे। देखो कैसे, पहले बेसिक मेथड से थोड़ा सा देख लो इसको। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है हमारा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या है 840 जो है वो हमारा क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो यानी अमाउंट की वैल्यू क्या है 840 और प्रिंसिपल P हमारा और सिंपल इंटरेस्ट हमारा P गुणा R गुणा T अपॉन 100। यानी R की वैल्यू, P को P लिख देंगे, R को क्या लिख देंगे 4 और T को लिख देंगे 3 अपॉन 25। 25 कर मैं सीधा काट ही दिया था, सीधा दिमाग में काट दिया था। तो 100, 4 से ये 25 पे गया, 25 पे गया और यहाँ 25 एलसीएम के थ्रू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 840 25p प्लस 3p अपॉन 25। अभी यहाँ ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो 840 गुणा 25, 25p और 3p क्या हो जाएंगे 28p। p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 840 गुणा 25 अपॉन 28, ये आ गई। अब काट लो 7 से 4 पे, 7 से ये कटेगा 12 पे और 4 से 3 पे, तो 25 दिए, ये आ गई हमारी 750 प्रिंसिपल। क्या आ गई प्रिंसिपल, 25 हाँ 750 क्या आ गई हमारी प्रिंसिपल आ गई। अब यही देखो, अब दूसरा तरीका है इसका करने का। अब उसने क्या कहा 4% वार्षिक, मतलब एक ईयर में कितना % का इंक्रीमेंट होगा 4% का, और कितने ईयर के लिए कहा है 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में कितना होगा 4 3 12% का। मतलब जो हमारी कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है 100 होती है। 100 में कितने का इंक्रीमेंट होगा 12 का, यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगी,
वो वैल्यू क्या हो जाएगी बाद में, 3 वर्ष बाद 112 हो जाएगी। यानी जो ये हमारी अमाउंट है टोटल कितनी हो जाएगी, ये 840, ये हमारी हो जाएगी 112 की वैल्यू। और अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है, अभी तो मानना था 100, तो निकालनी कितने की है 100, जितने की निकालनी उससे मल्टीप्लाई, जितने की दी है उससे डिवाइड, दोनों में प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब देखो आगे, प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट गया, और ये किससे कटेगा देख लो काट के, ये हमारा कट गया 7 से, अभी तो कटा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 पे, और ये 7 एकम 7, 7 छीके 42, और ये अब 4 से काट लो, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 15 पे, और ये क्या 50 पे, तो और 15 को 5 से गुणा करना 750। देख लो अब ये है लॉन्ग मेथड, इतना टाइम लगेगा, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, पर मुझे बेसिक से ही बताना था आपको, और ये हमारा 2 सेकंड में आपको करना है, कैसे है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा दोनों मेथड से क्वेश्चन। करते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसको। एम एन ओ पी क्यू आर एंड एक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र में सम्मुख बैठे हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, बहुत आते हैं आपके एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। केंद्र की ओर क्या करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज पे, यानी एक सर्कुलर मेज पे। एम एन ओ पी क्यू आर एंड एक्स बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जने बैठे हैं। आगे देखिए, क्यू के दाईं ओर से गिनने पर, मैंने क्यू बिठा लिया, पहले तो क्यू की बात हुई है ना, क्यू की। अब दाएं बाएं कैसे निकालते हैं, मैंने पिछली 4-5 क्लासों में आपको बता दिया, दाएं कैसे बाएं कैसे निकालने हैं। एक क्लॉकवाइज जिस तरफ घड़ी घूमती है ना, घड़ी की सुई घूमती है, उस तरफ का साइन लगाया, ये जिस तरफ एरो है वो राइट साइड, और जिस तरफ ये टेल है इसकी वो क्या है, लेफ्ट साइड। अब क्या क्या है, क्यू के दाईं ओर से गिने जाने पर क्यू और आर के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। मतलब एक व्यक्ति बैठा दाएं की तरफ, 2 व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति बैठे, 4 व्यक्ति बैठे, और 5वां क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। देखो क्यू और आर के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 बिठा दिए। क्यू एक्स के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी क्यू क्या है, एक्स के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर मैं एक्स को यहाँ बैठाऊं और यहाँ से देखो एरो लगाकर, तो 1 2 3 क्यू यहाँ बैठेगा बाएं स्थान पर। आगे देखो, पी एम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो एम के बाएं ओर से कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो चलो ये ध्यान रखो बात को, पी एम। अभी इसको मैं क्लियर नहीं कर सकता, आगे पढ़ो। देखो मैंने देखो कितने बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6, बच के कितना, एक ही तो बच गया, 7। आगे देखो, एन आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी है, यानी आर और एक्स का निकटतम पड़ोसी क्या है, एन, दोनों का पड़ोसी होना चाहिए। ओ के दाईं ओर गिने जाने पर ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं। अब क्या मतलब, यही लाइन बचेगी, पी क्या है, एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एम के दाएं बाईं ओर से, पी एम के बाईं ओर से, मतलब अगर मैं कैसे, यहाँ से एम यहाँ बिठा दूँ, चलो मैंने एम को यहाँ बिठा दिया, तो ये क्लॉकवाइज निशान लग गया। अब इसके बाईं ओर देखो, ये पूंछ है बाईं ओर, कौन से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठा है, पी बैठा है, बिठा दिया। अब बचा कौन, सब हो गए, ओ बच रहा है, ओ को रख दिया। अब देखो ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, एक्स और एम, यानी 2 लोग बैठे हैं। उम्मीद है सीटिंग अरेंजमेंट को पता लग गया होगा कैसे बिठाने हैं आपको, बहुत सिंपल तरीका है बिठाने का। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये भी आपका पजल से है, ये भी आपको ऐसे बिठाने हैं, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, एक क्रम में बिठाने हैं। देखो कैसे, बी सी डी ई एफ जी एच में प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के एक अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। यानी मंडे से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कब को खत्म हो रही है, संडे को भी परीक्षा है, बेचारे बहुत माड़ी और इनके तो केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा बी के बाद होती है। मतलब बी के बाद केवल कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, 2। तो इसके बाद 2 दिन यही तो बचे, इन्हीं दिन तो हो गया अलग अलग दिन में। अब मैंने यहाँ बी बिठा लिया मान लो, तो उसके बाद तो 3 दिन हो गए,
तो इसलिए 2 व्यक्तियों की परीक्षा 2 दिन पर ही होगी। आगे देखो, बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। अब नीचे तो जगह रही नहीं, तो बी और सी के बीच यानी सी यहाँ आएगा और दोनों के बीच क्या है, 2 व्यक्तियों की जगह। एफ की परीक्षा ई के से ठीक पहले होती है और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है। यानी जो एफ की परीक्षा है ई से पहले और एच की परीक्षा जी के ठीक बाद होती है। तो ये 2 हमारे क्या हैं, पेयर हैं। और यहाँ भी आ सकते हैं ये पेयर और यहाँ भी आ सकते हैं। आगे देखो कहाँ कौन सा आएगा, एच की परीक्षा एफ के कुछ दिन पहले होती है। मतलब जो एच की परीक्षा होगी ना वो एफ से पहले होगी। यानी ई और एफ तो यहाँ होंगे और एच और जी कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। बस इस लाइन ने क्लियर कर दिया। बच गया कौन था, डी बच गया हमारा, वो रख दिया। डी की परीक्षा किस दिन है, मंडे को है, बेचारे को सोमवार को जाना पड़ेगा पहले दिन ही। चलो पता लग गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। 3 साइड्स दे रखी है, हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 2-3 तरीके हैं जो बहुत सिंपल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो ऐसे दे दे 3 साइड्स, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड दिस, नेट ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी है, तब हम कैसे निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें ये साइड्स हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। मुझे कैसे पता लगा ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। मान लो ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है उसका पता कैसे लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के। यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्या हो गया 25। और वो किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका फॉर्म एरिया निकालना तो बहुत आसान है, क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ये तो तब निकाल लेंगे ना जब हमारा ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल। और पता कब लगेगा, जब वो क्या हो, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो या ट्रिपलेट बनाता हो। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला कर रहा है इसको, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 और 6 14, और ये 13 का स्क्वायर बन रहा है। लास्ट का डिजिट ही देख लो, 3 का स्क्वायर 9, ये तो यहाँ तो 5 है, तो ये तो इसका स्क्वायर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मुझे ये बताना था आपको। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सिंपल निकल जाएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, क्या है बताओ। हीरोन्स 9th क्लास में आता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, 2 कंसेप्ट हैं इसके। एक तो हमारा सेमी पेरीमीटर देख लो ध्यान से। सेमी पेरीमीटर कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, उससे भी उसका भी एरिया निकाल सकते हो आप। सेमी पेरीमीटर वो क्या है, एस ए फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड का सम डिवाइड बाय 2। और फिर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सारे का रूट। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। देखो एरिया से, और एरिया से एस कैसे निकलेगा, तीनों साइडों का सम करो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो तीनों को सम करो, 8 और 9 17, 17 20 30। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस 30/2 यानी 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में रख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल के में, यानी रूट एस यानी 15, 15 माइनस ए यानी 15 माइनस 8 कितना 7, 15 माइनस बी 15 माइनस 9 6, और 15 माइनस 13 2। अब इनका रूट निकाल लो। कैसे निकाल लोगे आप रूट, इनके टुकड़े कर दो छोटे छोटे। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 दिए 15, 7 के टुकड़े होते ही नहीं, 6 के 3 गुना 2 और 2 का तो 2 ही है। अब इनके 2 के टुकड़े बना लो, 2 3। जो ये जोड़े बन गए हैं वो क्या एक बनकर रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी 3 बच गया और क्या हो गया 2 हो गया, और अंदर क्या बच गया
7 5 जा 35, 3 2 जा हमारा 6 और ये रूट 35। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम? यहाँ तो बहुत पॉइंटों में दे रखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, अप्रोक्सीमेट मान लेंगे। अब ये देखो किसका स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 से थोड़ा कम, 6 से हमारा थोड़ा क्या होगा, कम होगा, और 5 से ज़्यादा होगा, यानी कुछ 5.9 कुछ होगा, 5.9 कुछ होगा। मान लो इसे 5.9 मान लो, और किससे मल्टीप्लाई कर दो अब इसे, 6 से, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, 6 नहीं में 54, 6 पंजे 30 और 5 35.4, यानी ये होगा 35 ये क्यों नहीं होगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 36 ही बन गया, तो इसका मतलब ये होगा 35.4 के सबसे पास कौन सा है, यही है। तो अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो। बहुत ही कैलकुलेटिव नहीं था क्वेश्चन ये, कभी आप सोच रहे हो कैलकुलेटिव, ये तो आपको समझाने में बहुत समय लगा, यानी थोड़ा टाइम लगना था इस पर। चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए इसका। एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ ए फर्नीचर इज इतना, इफ देयर प्राइस आर इन रेशियो इतना, तो प्राइस का चीपेस्ट आइटम का प्राइस निकालिए। ये क्या है, एवरेज प्राइस दे रखा है, ध्यान से देखिए, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस का मतलब क्या है, तीनों का क्या सम, और बटे क्या, नंबर ऑफ दिस, यही नहीं होगा। और अगर तीनों का प्राइस निकालना हो, प्राइस का सम निकालना हो, तो ये 3 जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, इधर एवरेज प्राइस के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये क्या है 15 2 5 5 मल्टीप्लाई 3 एक्स वाई जेड का सम, यानी रेशो को क्या मान लूँ मैं, एक्स मान लूँ, तो ये हमारा क्या आ गया 3x 5x और 7x। तो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना 16, 15x, तो ये इसने की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 5 पे गया, और 5 से 5 3 15 25 1, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इसमें से सबसे चीपेस्ट की निकालनी है, सबसे चीपेस्ट कौन सा है, छोटे वाला 3x, तो यानी 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई x, तो कर लो गुना, 3 1 कम 3, 5 3 15, 3 0 0 1, 3 3 9, तो ये हमारी आ गई चीपेस्ट आइटम की वैल्यू। ऐसे ना सोचना भी चीपेस्ट सबसे सस्ती है तो इसमें सबसे कम ऑप्शन कौन सा है, ये तो ये आंसर दे दो, नहीं निकालनी है ये। तो देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन बहुत आसान था ये भी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, एक्स टू वाई का मतलब एक्स बाय वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये दे रखा है हमें, तो कैसे करेंगे, 6/42, इसका मतलब है हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7.6/x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x इधर चला जाएगा और ये 6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, और ये यहाँ इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7.6 पॉइंट को हटा के नीचे 10, 42/6, 6 से 7 पे, तो क्या आ जाएगा 76 गुना 7/10। सिमिलरली ऐसे ही y की भी निकाल सकते हो, 3/6 इज इक्वल टू 6/y, यहाँ ये मल्टीप्लाई में और ये नीचे, तो 6/6, ओह 6 मल्टीप्लाई 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, और नीचे क्या आएगा, वो दूसरे वाला 3 इधर डिवाइड में, 3 2 6, यानी यह क्या आ गया 12। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 76 गुना 7/10, डिवाइड में क्या है y की वैल्यू क्या है 12, तो अब इसे काट लीजिए, कटता हो जाए, और ये 2 पे कट जाएगा 6 पे, और ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 8 पे, फिर से कट जाएगा 2 पे 3, 19, 19 को 7 से गुना करेंगे हमारा क्या आएगा 133, और ये 10 दिए 30, तो ये रेशो आ जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है हमारा इक्वल टू, तो 6/42 बराबर 7.6/x, 6/42 बराबर 7.6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x की वैल्यू निकाली, ऐसे सिमिलरली y की निकाली, दोनों का रेशो निकालना था, x की पुट की, y की वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया। देखिए अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन है आपका ये। एक पाइप एक टंकी को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 21 मिनट में खाली कर सकता है। यानी एक तो पॉइंट पॉजिटिव काम कर रहा है हमारा, एक क्या कर रहा है नेगेटिव खाली कर रहा है। तो ये पाइप 1 है हमारा, और ये क्या है पाइप 2।
ये क्या है 19 मिनट में भर रहा है और ये क्या कर रहा है 21 मिनट में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में चालू किया जाता है तो टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो कैपेसिटी ऑफ टंकी पता होनी चाहिए, अभी टंकी कितनी बड़ी है हमारी, तभी तो पता लगेगा ना कितनी टाइम में भरेगी। तो टंकी निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों का एलसीएम कर देते हैं। तो 19 और 21 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, वैसे तो पता ही है 19 और 21 का एलसीएम 19, एक 21 दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। 19 एक कम 19, 19 दूनी 38 39। तो ये तो हमारा क्या आ गया, 19 को 21 से गुणा करेंगे ये आएगा और 21 को 19 से गुणा करेंगे ये आएगा। अब ये तो हमारा क्या है प्लस का 21, क्योंकि ये तो पॉजिटिव काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो ये क्या है हमारा माइनस का 19। अब क्या देखो आगे पढ़ो, यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में चालू किया जाए, एक साथ चालू किया यानी प्लस के 21 को और माइनस के 19 को इकट्ठे चालू किया गया, तो 21 में से 19 के कितना काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। 2 यूनिट तो काम करेंगे क्योंकि एक तो खाली कर रहा है और एक भर रहा है, तो असलियत में 2 ही भरी जा रही है, क्योंकि 21 जितना भर रहा है 19 उतना ही खाली कर रहा है। बच कितना रहा है, 2 यूनिट तो बच रहा है। तो टंकी के 2/3 भाग को, ये हमारी टंकी है, इसका 2/3 391 का 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब टाइम क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब जितना वो काम कर पा रहे हैं। अब वर्क क्या है, ये पूरी टंकी भरनी है, टंकी का 2/3 भरना है, ये तो हमारा वर्क है। और एफिशिएंसी क्या है, कितना काम कर पा रहे हैं वो 2 यूनिट, तो डिवाइड में 2, तो वो हमारा क्या आ जाएगा टाइम। तो 2 से 2 कट गया और 3 से देख लो काट के, और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1.033 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो क्या यही आएगा, ये तो बहुत दूर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। पढ़िए अब अगला क्वेश्चन, इसका कई बार करा दिए तो आपको क्वेश्चन पिछली क्लास में, पिछली क्लास देख लेना, वहाँ से और क्लियर हो जाएंगे आपको। कहीं 4-5 बार आगे भी कराऊंगा, उसमें देख लेना, कोई बात नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से जी क्यू सी एन एल एन एच के से क्या है संबंधित है। मतलब जो जी क्यू सी एन है वो एल एन एच के से क्रम के आधार पर संबंधित है, मतलब इनके नंबर पता होने चाहिए। जी का नंबर 7, क्यू का नंबर 17, सी का नंबर 3, एन का नंबर 14, एल का नंबर 12, एन का नंबर 14, एच का नंबर 8, के का नंबर 11। तो ऐसे पता होना चाहिए। तो AEWB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। AEWB वो भी इसी ऐसे ही संबंधित होगा जैसे ये संबंधित होगा। तो देखो कैसे संबंधित है, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, डब्ल्यू का नंबर 23 और बी का नंबर 2। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 7 में क्या जोड़ा प्लस का 5, 17 में क्या माइनस किया, कम में गया ना 14 पे, तो माइनस का 3। यहाँ देखो 3 और 5 8, 14 में से 3 गए, यानी पहले में प्लस का 5, दूसरे माइनस का 3, एक बार प्लस का 5, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 5, एक बार माइनस का 3, यानी एक में 5 जोड़ेंगे पहले तो 6, और 6 किसका होता है एफ का। फिर -3 करेंगे, 5 में से 3 गए 2, 2 किसका होता है बी का। फिर क्या करेंगे +5, 23 में 5 जोड़े 28, और 28 किसका होता है 26 माइनस कर दो, क्योंकि 26 तक तो अल्फ़ाबेट ही हैं, जो बच गया आगे जोड़ देना। तो 28 में से 26 गए, 2 बच गए, तो 2 क्या पहला एक ए का, दूसरा बी, तो 2 बच गए, तो 2 किसका है बी का। आगे देखो 2 में से कितने गए 3 गए, तो 2 में से 3 गए, पहले 2 दे दिए, बच गया कितना 1, वो जेड भी चला गया। अब कितना बच गया 1, तो वाई माइनस का 1 बच गया। तो लास्ट में देख लेते हैं, माइनस का 26 में से 1 गए 25, 25 किसका होता है वाई का। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा एफ बी बी वाई। पहले 2 से 3 से ही आप कर सकते थे, पहले 2 ही से ही कर सकते थे एलिमिनेट करके। एफ बी किस में दिख रहा है, ये तो एफ ए है, ये जी सी है, ये ई बी है, तो यही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखने हैं, या थोड़ा सा याद कराऊँ मैं आपको, चलो याद ही करा देता हूँ, बहुत आसान होते हैं याद करने, थोड़ी सी ट्रिक होती हैं,
तो याद कर लो इसको। वैसे तो प्रैक्टिस से होंगे याद, ये 4-5 याद कर लो, उसी सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, 5 तक तो याद होंगे, 6 तक तो याद ही होंगे, ABCD, 6 तक तो याद ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जी को याद क्या रखेंगे, G7 की मीटिंग होती है ना, G7। और एच को देखो, एच की शेप किस जैसी होती है हमारी, 8 जैसी होती है ना। एच की शेप यहाँ किस जैसी दिख रही है हमारी, 8 जैसी, तो एच का नंबर 8। और आई का नंबर GHI, ये आई ही नहीं है हमारा, ये ऐसे ही तो बनाते हैं आई। और आई का नंबर क्या है हमारा, किस जैसा दिख रहा है, 9 जैसा, तो आई क्या है हमारा 9। आई का हो गया 9। GHI, आई के बाद क्या आता है GHIJ, जे क्या 10, याद रखना है बस। आई के बाद 9 के बाद क्या आता है 10 जे, और जे के बाद के क्या 11, ठीक है। और एल को भी क्या रखो 12, ऐसे याद रख लो यहाँ तक, आई तक। आई के बाद जे, ऐसे उंगलियों पे याद रखते हैं, ऐसे उंगलियों पर, ये उंगलियाँ होगी हमारी। आई तक हो गया याद, अगला 10 जे, 11 के, और एल 12 ऐसे। अब एम को याद करने का तरीका देखो, एम क्या है हमारा, ये देखो एम। और एम को अगर मैं सीधा ऐसे करूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा 13, 3 तो बनेगा नहीं, सी है, तो ऐसे 13। तो ऐसे ध्यान रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एम का नंबर क्या है हमारा 13, एम का नंबर 13। अगर एम 13 है तो 13 के बाद एम एन ऐसे ही दिमाग में चलता है, एम एन 13, एन 14। फिर ओ को याद रख लेंगे, ओ को क्या है 15, ओ 15, ओ पी पी का क्या 16, 15 के बाद 16, ओ पी क्यू, एन बोल देंगे 17, ओ पी क्यू आर एस, आर 18। ऐसे ही इजोए याद कर लो, इजोटी याद कर लो, EJOTY, 5 10 15 20 25। ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, T20 याद रह जाएगा ना। TU मतलब टी के बाद U 21, वी क्या बाई हैं हम दोनों, वी बाई, W नहीं वी बाई, ठीक है। W का भी नंबर देखो कैसे है, ऐसे है, W को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 23। ऐसे याद होंगे आसानी से। तो उम्मीद है कैसे याद करने आगे ना, तो ऐसे अपनी खुद की ट्रिक बना लो, या इजोटी याद रख लो, उससे कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए इसका। एम एन और XY दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा बी के इन्हें प्रतिच्छेदित करती है। MN एंड XY आर टू पैरेलल लाइन, यानी MN एक पैरेलल लाइन है और XY एक पैरेलल लाइन है। ये MN एक पैरेलल लाइन और ये XY एक पैरेलल लाइन। और बी के क्या करती है, इन्हें इंटरसेक्ट करती है। लो कर दिया इंटरसेक्ट, काट दिया कच कच करके। एंगल एन बी के इज इक्वल टू 78 डिग्री, यानी बी को यहाँ से काटा के, ये पॉइंट है ना यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो एंगल एन बी के है वो हमारा क्या दे दिया, ये वाला एंगल 78 डिग्री दे दिया। तो मेजर निकालो, एंगल निकालो वाई के बी, ये निकाल लो। तो अगर आपको मैं ध्यान कराऊं, ये अंदर वाले एंगल्स का सम जो हमारा होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, यानी x प्लस 78 हमारा क्या है 180 डिग्री। और ये प्लस का 78 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा हमारा, 102 ही आ जाएगा। और इसके 2-3 और बता देता हूँ मैं। ये हमारा ये x बन रहा है ना, ये x, तो जितना एंगल ये x के ऊपर साइड उतना ही एंगल ये, जितना x के ये इतना ही x के ये। अगर ये 5 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा 5, अगर ये 78 है ये इधर भी 78। अगर मैं एक और कलर चेंज करके एक और कंसेप्ट बताता हूँ, पिछली क्लास में बताया था मैंने, ये जहाँ z बन रहा है वो एंगल क्या होते हैं इक्वल। देखो ये z बन रहा है तो ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा 5, और यहाँ देखो ये भी z बन रहा है दूसरी तरफ उल्टा, ये अगर 5 है तो ये भी 5, और इसके बाहर वाले भी ऐसे ही। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला एक क्रम हो गया, आ गया क्रमलय, क्रम नहीं पीछा छूटेगा भाई, क्रम कर देंगे, क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। इनमें से चारों में से 3 तो एक जैसे हैं और एक क्या है अलग है। तो आपको नंबर याद होने चाहिए, G7 C3, Z क्या है लास्ट वाला 26, और V अपना दोनों भाई, L 12, H की शेप की जैसी 8 जैसी, D 4 C 3, R
आर एस टी, टी 20 था तो उससे आर एस टी 2 पहले चले जाओ 18, एम क्या था 13, एम के बाद एन आता है 14, मैंने ये भी तो याद करा है, जे के 11, जी 7 की मीटिंग, सी 3, वाई 25, वी 22 आ गए, फिर से आर क्या है 18। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 7 में 7 माइनस करे सीधा 26 पे आए, 3 माइनस किए 3 में से 7 गए सीधा 22 पे आए। देखो कैसे 3 में से 7 कैसे जाएंगे, पहले तो 3 में से 7 में से तीनों निकाल दो पूरे, तो बचे कितने माइनस के 4। अब वो माइनस के 4 क्या होंगे, 26 में से माइनस हो जाएंगे हमारे, 26 में से क्या हो जाएंगे हमारे माइनस हो जाएंगे, जो बचे 4 हैं तो क्या आ जाएगा 22। तो पता लग गया। आगे देखो 12 में से 7 गए 4 होते हैं, नहीं होते तो ये गलत है, चलो चेक करते हैं कि अब तक वो भी गलत हो। 18 में से 7 गए 11, 3 में से 7 गए अभी तो निकाला 22, 3 में से 7 गए 22, यानी यही नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2100 मीटर सर्कुलर रेस, अमित फिनिशेज 1 राउंड इन इतना एंड सुमित फिनिशेज 1 राउंड इन इतना। हाउ मेनी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, ध्यान से देखना क्या पूछ रखा है, मीटिंग पॉइंट कितने बार मिलेंगे वो, अगर ओपोजिट यानी अमित यहाँ से शुरू करे और सुमित उल्टा इसके इधरली साइड से शुरू करे, तो वो ऐसे घूमेंगे और ये ऐसे घूमेंगे, तो वो क्या कितनी बार क्या है वो, हाउ मैनी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो वो कितनी बार मिलेंगे इस रेस में, सर्कुलर रेस में। तो ये तो बहुत आसान है, तो कभी भी आपको मीटिंग पॉइंट निकालने हो, मीटिंग पॉइंट निकालने हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशो ऑफ स्पीड, बस इतना आसान है, सम ऑफ रेशो ऑफ स्पीड। तो स्पीड निकाल लेंगे दोनों की, स्पीड ऑफ अमित क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है 2100 मीटर ही तो है, और टाइम क्या है 42 सेकंड लिए, अमित ने लिए ना, तो 42 सेकंड तो 42, तो ये कट जाएगा 7 6 के 42, 300, 6 से 550 पे, तो 50 आ गई स्पीड ऑफ अमित एंड स्पीड ऑफ सुमित, वही 2100 मीटर डिस्टेंस है उसके लिए भी तो सेम मीटर रह गया 75 पे, 25 दिए 25 अट्ठे 25 चौके 3 से कितने पे 28 पे। अब क्या लेना है, सम ऑफ रेशो ऑफ स्पीड, यानी इन दोनों का रेशो लो और फिर उनका सम करो, रेशो में कटेंगे 2 से 14 पे, 2 से 25 पे, अब तो नहीं कट रहे ना, अब करो इनका सम, 25 और 14 39, तो ये क्या है हमारा मीटिंग पॉइंट्स। अगर मीटिंग पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सम करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल हैं, जिनमें से एक पहले तो क्या है संख्या है बाद में प्रतीक है, तो यहाँ एक सिंबल आई उसके पहले एक संख्या आई उसके बाद एक प्रतीक आया तो एक, यहाँ एक प्रतीक उससे पहले संख्या उसके बाद प्रतीक एक, और यहाँ एक प्रतीक उसके पहले प्रतीक गलत, यहाँ एक प्रतीक उसके पहले संख्या पर बाद में भी संख्या गलत, यहाँ एक प्रतीक उसके पहले संख्या उसके बाद भी संख्या गलत, यहाँ एक प्रतीक उसके पहले संख्या उसके बाद प्रतीक, तो एक और, तो कितने हैं 3 हैं। तो उम्मीद है पता लग गया। देखो अब अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर ने 11:8:20 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 9 महीने बाद क्यू अपनी 35% पूंजी निकाल लेता है, जबकि आर वर्ष के पूरा होने से 7 महीने पहले अपनी 14% पूंजी निकाल लेता है, और वर्ष के अंत में इतना कुल लाभ होता है, तो लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर मैं लाभ की बात करूं तो वो क्या होगा, उसी रेशो में बटेगा, उसी रेशो में, यानी उसी रेशो में बटेगा जिसमें क्या है आपका अनुपात है निवेश का, यानी ये निवेश रेशो में बटेगा, जैसे निवेश किया है वैसे में क्या होगा आपका लाभ बटेगा, जितना जो पैसा देगा उतना ही उतना लाभ लेगा वो। तो लाभ क्या है, ये रेशो क्या है, शुरुआत में निवेश कितने रेशो में किया है, इसमें निवेश किया उन्होंने, किसने पी ने, क्यू ने, आर ने,
अब देखो 9 महीने बाद क्यों ने अपनी 35% पूंजी निकाल लेता है, यानी ये 9 महीने तक तो इसे लगा रहने देता है और इसमें से क्या कर देता है, मान लो इसे जीरो मान लो, 110 180 और ये क्या हो जाएगा 200। 9 महीने लगा रहा, अब क्या किया उसने 35% 110 में से निकाल लिया, तो 110 में से 35% निकाल लिया तो बचा कितना 65%। 65% की वैल्यू निकाल लो, 11 है ना। आफ्टर 9 मंथ क्यों विड्रा 35% ऑफ हिज शेयर। अच्छा क्यों ने, तो मैं पी में से क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों में से निकाल लो ना। तो क्यों ने क्या किया 9 महीने तक लगा रहा, 35% निकाल लिया तो बचा कितना 65%, किसका 80 का, तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से 2 पे, 5 से 13 पे, 2 से 4 पे, तो 13 चौके कितना होता है हमारा 52, 52 बच गया उसे। और वो कितना कितना लगाएगा, देखो वर्ष के अंत में, मतलब वर्ष तो पूरा 12 महीने का होता है, तो बचे कितने 3 महीने, 9 महीने हो गए, 3 महीने 12 हो गए, तो इतना उसने क्या होगा, सिस्टम है सिस्टम। आगे देखो, जबकि आर वर्ष के पूरा होने से 7 महीने पहले अपनी 14% पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के पूरा होने के 7 महीने पहले, मतलब टोटल वर्ष कितने 12 महीने का, उसके 7 महीने पहले, यानी 5 महीने तक तो ये लगी रही और इसमें से 14% निकाल लिया तो बचा कितना 86%। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, इतना बचा रहा उसका। कितने महीने तक लगाएगा, अगले 7 महीने तक, क्योंकि पहले निकाल लिए 7 महीने और बचे से महीने ये रहा। और पी तो बेचारा शरीफ सा है, वो तो 12 के 12 महीने ऐसे ही रखेगा। तो वर्ष के, तो लाभ आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए और कुल लाभ कितना हुआ, इतना हुआ। तो अब तीनों को सोल्व करो, 12 एकम 12 3 1, तो ये इसकी वैल्यू पी की, क्योंकि देखो 720 प्लस 3 दूनी 6, 5 तिया 15, तो 6 7 8, और आर का वैल्यू 5 20 255 1000, 7 दूनी 14, 752 और 1 50, 5 7 एकम 7 और 5 12, तो क्या हो जाएगा 1000 जोड़ के 2 2 0 4, ये हमारा क्या आया प्रॉफिट का रेशो, जिसमें अनुपात करेगा जितना, जो अनुपात करेगा उतना ही प्रॉफिट कमाएगा। अब आर का हिस्सा ज्ञात करो, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये टोटल कितने की वैल्यू है इस प्रॉफिट की वैल्यू, तो टोटल सबको जोड़ दो, 6 और 4 10, 0 1 2 7 9 9 और कैरी का 1 10 1 3 8 11 और 2 13 और 1 14 1 1 2 3 और 1 4, ये 4400 की वैल्यू है। ये 1700 4400 की वैल्यू है, और निकालनी कितने हैं आर की 2204 की, क्या करनी है हमें वैल्यू निकालनी है। 0 से 0, 0 से 0, 11 से 4 पे, 11 से देखो कुछ कटता है, हाँ 11 तिया 33, 11 सत्ते 4 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, गुना कर लो 37 एकम 37, लास्ट का 7 एकम 7 है, लास्ट डिजिट देखो 7 किसका है, इसका है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये तो मैंने कराया भी है पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको, जितना जो अनुपात करेगा इन्वेस्ट करेगा उतने में ही उसका लाभ बटेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपका सीरीज से आ गया, गिवन सीरीज को पूरा कीजिए। क्या किया है यहाँ पे, कम हो रहे हैं तो माइनस किया होगा, यहाँ से देखो कितना माइनस किया है 28, तो यहाँ भी 28 कर दो माइनस, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54, तो ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे यहाँ से देखने में औखा है ना, पर यहाँ तो देखने में बहुत आसान है 110। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, मतलब कोई भी इवन डिजिट दिखा वहीं लपेट दिया उसमें 3 जोड़ दिया, और जहाँ भी कोई 2 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट, यहाँ जहाँ भी ओड डिजिट दिखा उसमें क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, यानी यहाँ ओड दिखा 2 जोड़ दिया 9, यहाँ ओड दिखा 2 जोड़ दिया 3, यहाँ ओड दिखा 2 जोड़ दिया 5, यहाँ ओड दिखा 2 जोड़ दिया 7, यहाँ इवन दिखा 3 जोड़ दिया 9, यहाँ इवन दिखा 3 जोड़ दिया 5, और यहाँ इवन दिखा 3 जोड़ दिया 7। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ लास्ट 2 एंड फर्स्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 9 और 3 12, 7 और 5 12, 12 और 12 24, ऑप्शन नंबर ए खत्म। देखो अगला क्वेश्चन, मानव शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% से कम हो जाता है। मानव शक्ति मतलब लेबर नहीं आई और कारखाने का उत्पादन कम हो गया।
मतलब मैन पावर किस पे डिपेंड कर रही है? अगर मैन पावर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैन पावर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगा, डायरेक्टली है। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स इंक्रीज? पर एक चीज़ तो देखिए, अगर मैन पावर कम जब बढ़े कम होगी, मान लो 4 लोग थे काम करने वाले, उनकी जगह 3 आए, अब उन लोगों को ज़्यादा समय तक काम करना पड़ेगा। इन्वर्सली है, व्यतक्रमानुपाती है, व्यतक्रमानुपाती उल्टा इसके। अगर मैन पावर बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा उसका? उल्टा। अब प्रतिशत को रेशो में बदल लो, 12%, प्रतिशत का हट के क्या आ जाएगा? 100। रेशो में रहने दो, ऐसे ही लिख दो। अब क्या हुआ? मैन पावर डिक्रीज इन मैन पावर, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 12%। डिक्रीज कितना हुआ? 12 से, यानी पहले कितना था? 100, अब उसमें कितने का डिक्रीज होगा? 12 का, तो बचा कितना? 88। क्या है ये? हमारी प्रोडक्शन है ये। क्या है हमारी ये? प्रोडक्शन। बाय व्हाट परसेंट शुड बी द वर्किंग आवर बी इंक्रीज? वर्किंग आवर क्या होंगे? टाइम क्या होगा इसका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसका उल्टा हो जाएगा रेशो का, तो उल्टा हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा? उल्टा। क्योंकि मैन पावर तो प्रोडक्शन के बराबर है ना, जितनी प्रोडक्शन उतनी मैन पावर। तो ये प्रोडक्शन नहीं, ये मैनो पावर लिखी है यहाँ पे, मैनो पावर। तो ये मैन पावर ही है हमारी। तो टाइम क्या होगा? अभी तो देखा मैंने, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका इन्वर्सली कर लिया। अब ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 12 का। कितने पे हुआ? 88 पे। प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे, 4 से 3 पे गया, 4 से 3 पे ऊपर करना, 4 से 2 पे, 4 से 2 पे, 4 से 3 पे, और ये 11, ये हमारा 50। 150/11 काट लो, 11 एकम 11, 4 जीरो, 11 तिये 33, 7 जीरो, 11 छिके 66, 4 जीरो, 11 तिये 33, 13.63 कहाँ है हमारा? ये रहा 13.64। तो ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ऐसे से बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लैडर है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है। ये हमारी दीवार है, अंबुजा सीमेंट। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है भैया जी? क्योंकि हमारा अंबुजा सीमेंट है। ये हमारी दीवार है, इस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, वह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारी सीढ़ी जमीन से क्या है? 60 डिग्री का कोण बनाकर टिकाई हुई है हमारी मिस्त्री जी ने। लाइन बड़ी सीधी लगा दी है ना, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी की लंबाई, वो सीढ़ी की लंबाई भी दे रखी है, ये हमारी सीढ़ी की लंबाई क्या है? 10 मीटर है। तो सीढ़ी के पाद का दीवार से कितनी दूरी होगी? मतलब सीढ़ी के जो ये है, जहाँ ये पैर हैं, पद हैं जो, वो उस दीवार से कितनी दूर है? ये इसकी वैल्यू निकाल ली हमें, एक्स की वैल्यू। एंगल भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो किसमें है? जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया हो बेस निकालना हो, जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया हो परपेंडिकुलर निकालना हो, जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया हो बेस निकालना हो। तो किसमें था ये? साइन में, कोस में, टेन में। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है? कोस लेना है। तो हमारा कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 60। तो कोस 60 डिग्री हमारी क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी हमारा x और हाइपोटेन्यूज यानी 10। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 60 से। कोस 60 की वैल्यू 1/2, 5। पिछली से पिछली क्लास में मैंने सारे की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, तो वहाँ से आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी दूरी आ गई। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन। ओहो, ख़त्म हो गए। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सोचे थे वो हमने कर लिए हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। आपके लिए मुझे लगता है ये थोड़े बहुत हेल्प भी करेंगे एग्ज़ाम में। तो एक बात बता दूं, ये आपकी क्लास ना, ऐसे ना सोचना यार आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इसलिए रिवीजन चल रही है। और बच्चों, ये सेट मेंस के लिए भी है। सेट का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, किसी भी क्वेश्चन पेपर हो नेट से उठा लेना, सारे क्वेश्चन ये पीछे आए हुए हैं, सारे ऐसे सेम टू सेम। अभी जो सेट का ये हुआ था ना, प्री हुआ था, उसमें भी आ रहे थे क्वेश्चन ऐसे से। तो इनको देखिए, सीरीज़ को करिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, इन क्वेश्चनों की बार बार।
आपके ये बहुत वो होगी, बहुत हेल्पफुल होगी आपके। लगा के देखिए उन क्वेश्चनों को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चनों के साथ, एक नए रूमाज के साथ। तो सभी बच्चों को राम राम, बाय बाय, टेणे हूँ। तो बाय बाय सभी बच्चों को।